हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो समाजवादी शब्द कब आया था? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया था। और ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से शब्द और कौन कौन से नए वर्ड्स आए थे, कितने वर्ड्स आए थे ये भी बताएंगे आप, और कौन कौन से वर्ड्स आए थे तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, जितना भी अगर कभी कमेंट करने के लिए कोई जो है एजुकेटर आपसे कह रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी कमेंट करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर जाती है, ठीक है ना। क्योंकि या तो आप उसको बुक पलटेंगे या फिर आप जो है सर्च करेंगे कहीं, या फिर अगर आपको आता होगा तो आप उसको लिख देंगे, तो वो चीज़ आप जो है माइंड में आपको लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो रहेगी, ठीक है ना। तो आप उसको बताइए कि कौन सा वर्ड जोड़ा गया था, कौन से कितने वर्ड जोड़े गए थे और कौन कौन सा वर्ड जोड़ा गया था, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो 42वां संविधान संशोधन है, उसका जो के अधिनियम के तहत 1976 द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है शब्द जोड़े गए थे। अब ये मैं नहीं बताऊंगी कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय, ये हमने आई थिंक लास्ट वाले क्लास में कर लिया था। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए, ये कब जोड़े गए? 42nd। तो इसका आंसर तो यही बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना, ये क्वेश्चंस हो गए थे। और हाँ, ठीक है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, ठीक है। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसका विधिक स्वरूप क्या है? तो देखिए, यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये लागू नहीं किया जा सकता, हमने देखा है अभी, ये लागू नहीं किया जा सकता। ये हमारा जो है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, तो कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया समाजवादी? फिर से वही क्वेश्चन है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? देखिए, ध्यान रखिएगा और बहुत जल्दी में कोई गलती मत कर दीजिएगा। 26 नवंबर 1949 की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन से शब्द शामिल नहीं थे? गणराज्य तो हमारा था, लेकिन देखिए 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमने समाजवाद और ये और धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों जोड़े थे, ठीक है ना। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। तो इसलिए जो है आपका 26 नवंबर 1949 में ये तीनों वर्ड्स नहीं थे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता नहीं था, ठीक है। देखिए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए। बार बार आएगा क्वेश्चन, बार बार आप सुनेंगे, बार बार आप उसको देखेंगे, तो चीजें बिल्कुल माइंड में रहेंगी और एग्जाम में जो है आपको टिक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ठीक है। कब जोड़ा गया? 42nd के थ्रू जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना था, क्या? तो जिसका आमुख है उसके लिए उसके द्वारा सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना था? तो पहला है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ठीक है। देखिए, न्याय 3 तरीके के मैंने बताए थे आपको, कौन कौन से न्याय थे आप वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट करके कि न्याय कौन कौन से जो है इसमें थे। नेक्स्ट हमारा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। क्या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आमुख में है या किसी और पार्ट में है? नेक्स्ट हमारा है अवसर की समानता, ठीक है, ये है। नेक्स्ट हमारा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो कौन सा जो है पार्ट था उसमें? तो देखिए, इसमें जो है चारों थे, ठीक है, चारों हैं। भारत का संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों ही तरह के न्याय दिलवाना। विचार और अभिव्यक्ति, विकास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस और अवसर की समानता, और फोर्थ हमारा है व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी को सुनिश्चित करना, डिग्निटी ऑफ एनी इंडिविजुअल को सुनिश्चित करना। ये जो है हमारे संविधान के आमुख का लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को ए यानी कि कथन और दूसरे को आर कहा गया है। एक को असर्शन और दूसरे को रीजन कहा गया है। तो आपका ए जो है वो कथन है, ठीक है, और दूसरा है कारण। तो कथन क्या है? भारत एक संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो पहले तो देखिए कि क्या ये है, क्या प्रभुत्व संप्रभुत्व है, क्या ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगर है तो कारण देखते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो देखिए क्या है इसमें, जो होगा हमारा वो ए है, यानी कि भारतीय जो संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसको कभी जो है सीरीज में भी लगाने के लिए आता है, तो जो है कौन सा पहले कौन सा बात ध्यान रखिएगा। 42वें जो संविधान संशोधन है उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिया गया है। तो हमारा जो कथन है वो सही है और कारण जो है कथन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत की लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता मतलब सभी को लेके जो चलने वाली बात होती है। ठीक है ना, क्या है जो क्यों है, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो आरंभ होती है कैसे, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। ठीक है, दूसरा जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से और हम भारत के लोक शब्दों से। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट होता है हम भारत के लोक शब्दों से। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है ना, तो किसी बाह्य सत्ता के अधीन हम कभी थे, लेकिन अब क्या है, जनता जो है सर्वशक्तिमान है। ठीक है, और वो किसी आउटर जो इन्फ्लुएंस है उसके अंडर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हमें देखना है, ये क्वेश्चन हमारा है 26। देखते हैं, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो हमें पता है कि जो हमारा जो है आपका ये है प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो स्टार्ट ही होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग से। ठीक है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है क्या, सभी व्यक्ति पूर्णतः और सामान्य रूप से मानव, समान रूप से मानव है। तो ये सिद्धांत माना जाता है सार्वभौमिकता का, समष्टिवाद का, समाजवाद का और अंतःक्रियावाद का। देखिए सार्वभौमिकता है, सार्वभौमिकता मतलब क्या होता है, सभी जो व्यक्ति हैं वो पूर्णतः जो है क्या है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से जो है मानव है। ठीक है, तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार, जो उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकार जो है समान रूप से बिना किसी भेदभाव के, है ना, कि किसी भी चीज़ को, कि वो कहाँ डिसाइड कर रहा है, उसका कास्ट क्या है, उसका नाम क्या है, उसका रिलीजन क्या है, तो बिना किसी भेदभाव के सारे लोगों को जो है ये चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। और साथ में ही, अब ये तो हम इसकी बात करते हैं, लेकिन जो लोग जिनको ये राइट्स मिल रहे हैं उनका भी कुछ जो है, उनके लिए भी कुछ उनका उत्तरदायित्व होता है देश के लिए, तो उनको भी जो है साथ में सिर्फ राइट को अवेल नहीं करना होता, हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है, हमें एक अच्छा सिटीजन बनना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा सिटीजन बनने की भी बहुत सारी, कैसे हम बन सकते हैं, ठीक है, वो सब आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो आपको बताना है जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका सही भाव क्या है। ए हमारा है, भारत में अनेक धर्म है, क्या ये मतलब है, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, या भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। तो हमारा डी जो है सही उत्तर है। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कि धर्म तो है बहुत सारे भारत में और सारे लोग को स्वतंत्रता है अपने धर्म को फॉलो करने की, लेकिन जो भारत का राज्य है उसका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि भारत अगर किसी राज्य का कोई धर्म रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है होने लगेगा ना, कि जो राज्य है उसका ही एक धर्म है तो अदर धर्म जो है, जो अदर जो रिलीजन्स होंगे उनके लिए थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इसके मतलब क्या होता है, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि कोई धर्म है नहीं है तो कोई धर्म कोई फॉलो ही नहीं करेगा, कोई धर्म नहीं है इसका मतलब है कि सारे धर्म उसके लिए एक समान है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है। ठीक है, तो आपको अब वो टाइम नहीं दे रहा है कि इस ईयर में उस ईयर में, आपको टोटल देखना है कि कौन सा शब्द उद्देशिका में है या नहीं।
देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न और लोक कल्याण। तो देखिए हमने देखा था कि समाजवादी है 42nd के थ्रू, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है, लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, देखिए भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। और इसमें क्या क्या है प्रस्तावना में? प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारी चीजें जो हैं, सारे वर्ड्स जो है उसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो फ्रीडम कितने प्रकार के हैं आप लिखिए। जैसे मैंने बताया है कि आपको कुछ टाइप के फ्रीडम होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था आपको अगर याद होगा तो। जस्टिस कितने तरीके के होते हैं, फ्रीडम कितने तरीके की बताई गई है। ठीक है, तो देखिए कौन सा फ्रीडम का वर्णन नहीं है। तो पहला तो हमारा विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता और थर्ड हमारा है आर्थिक स्वतंत्रता। तो कौन सा स्वतंत्रता नहीं है? तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, आर्थिक क्या है? न्याय है, स्वतंत्रता नहीं। तो समाज की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, न्याय कितने हो गए? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो गए, 3 न्याय हो गए। अब देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरीके की स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, स्वतंत्रता 5 तरीके की है और जो आपका न्याय है वो 3 तरीके का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता देख लीजिए कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इसकी स्वतंत्रता है। लोग अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी चीज की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कुछ उनको फील हो रहा है, कुछ समझ में कुछ है तो वो उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं, किसी भी चीज पे वो विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म पे विश्वास कर सकते हैं, किसी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी जो है ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, अब देखिए जो अवसर की समानता है, आपकी अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता इसमें जो है उल्लेखित नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता हमारे इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ये निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा उल्लेखित नहीं है ये बताना है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता है, न्याय नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, स्वतंत्रता अलग है, न्याय अलग है। ठीक है ना, तो जो है हमारी ये सारी चीजें जो है ये न्याय की बात कर रहा है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता है, न्याय नहीं है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। देखिए ऑप्शंस हमारे हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में जो है संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है, नहीं थे, तो बताइए 1940 जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में आए। ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है ना, कि जो है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में आए थे, तो 47 में तो 1950 में तो नहीं थे। ठीक है, उक्त शब्द 1977 में जोड़े गए, तो हमने बता दिया कि नहीं 1976 में जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 के द्वारा संशोधित किए गए, तो ये क्या सही है? उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो अभी तो अंग हैं, तो जो हमारा ए है, अच्छा ठीक है, देखिए ए जो है हमारा क्या है वो सही है। ठीक है, ए सही है हमारा, बाकी और तीनों गलत है। तो देखिए 1977 संशोधन द्वारा जोड़े गए। अब इसमें देख लीजिए एक बार, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जो है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में मूल रूप से अंग नहीं थे, ये 1976 में जो है जोड़े गए, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि 1977 में जोड़े गए, तो अब थोड़ा सा इसमें कुछ है। अब क्वेश्चन में तो खैर एक को माना है, लेकिन ऐसे तो ये भी गलत हो गया, 1976 में ही जोड़े गए थे। ठीक है, हाँ देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अंग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है, तो देखिए आत्मा कौन सा अंग है? मूल अधिकार है, राज्य की नीति निश्चित तत्व है, उद्देशिका है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। तो देखिए इसमें भी डिस्प्यूट है। जो उद्देशिका है वो जो है, बहुत सारे लोग उद्देशिका को जो है आत्मा मानते हैं, लेकिन जो आपके जो है डॉक्टर वो थे हमारे अंबेडकर थे, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर जी थे, तो उन्होंने जो है जो संवैधानिक उपचारों की अधिकार है उसको जो है आत्मा माना है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं ये। हाँ एक बार देखते हैं, देखिए
भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो उद्देशिका को आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा था, ठीक है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था, किसने? के एम मुंशी ने, ठीक है। के एम मुंशी ने इसको राजनीतिक जो है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। सुभाष कश्यप का कहना है कि संविधान का ये शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना जो है उसकी आत्मा है, ठीक है। और तो संविधान उस पर खड़ी जो है अट्टालिका है, और संविधान जो टोटल है उस पर खड़ी एक अट्टालिका है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का जो है सही जो उत्तर है वो उद्देशिका ही माना है। लेकिन हाँ देखिए, इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होती संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा जो है उन्होंने माना है, और हृदय भी कहा है, और हृदय भी, आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। और अंबेडकर के संदर्भ में अगर ये प्रश्न आए तो इसका उत्तर डी होना चाहिए, ठीक है, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली, जन्म कुंडली कहा है? तो किसने कहा था कुंडली? मुंशी जी ने कहा था, ठीक है। सही उत्तर हमारा क्या है? डी, ठीक है। कौन है? के एम मुंशी जी, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? देखिए बी आर अम्बेडकर। तो हमने अभी पढ़ा भी था कि संविधान को बी आर अम्बेडकर जी ने एक पवित्र दस्तावेज कहा था। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया, ठीक है। कब? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में, ठीक है, वो अध्यक्ष थे, और उसमें जो है 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो 7 सदस्य थे, किसमें? प्रारूप समिति में। ड्राफ्टिंग कमेटी है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे। अब नेक्स्ट हमारा है, किस वाद में, कौन सा वाद है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा वाद था जिसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो है घोषित किया कि जो उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा नहीं है? नहीं है, देख लीजिए किसमें? गोलकनाथ में, बेरूबारी में, सज्जन सिंह में और केशवानंद भारती में। तो हमने देखा था कि गोलकनाथ में कहा था कि है, ठीक है, केशवानंद भारती में भी था और सज्जन सिंह में भी है। लेकिन बेरूबारी में जो है कहा था कि संविधान जो है, ये जो हमारा उद्देशिका है, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। देखिए इन बेरूबारी यूनियन क्या हुआ था, वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका जो प्रस्तावना है, उद्देशिका जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, बेरूबारी में बताया गया कि उद्देशिका जो है अंग नहीं है संविधान का। किंतु केशवानंद बनाम जो है बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय पलटते हुए अपने निर्णय को पलट दिया, और उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो बेरूबारी में भाग नहीं है, और फिर जो है केशवानंद भारती में जो है भाग है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? कौन से जो है वाद में उच्चतम न्यायालय ने जो है धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका भाग है? ठीक है, तो हमने जो है देखिए कौन सा है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, ठीक है, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो किसमें जो है ये धारणा प्रस्तुत है कि उद्देशिका जो है भाग है? तो देखिए बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत बार पढ़ने में आता है, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि जो है उद्देशिका जो है भाग है। तो देखिए बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, कौन सा? बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग बताया। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ठीक है, बेरूबारी में, तो हमने बेरूबारी में भी देखा था, ठीक है। प्रिवी पर्स विवाद में तो ये अलग विवाद था, एक गोपालन विवाद में ये भी जो है नहीं है। तो केशवानंद भारती में जो है क्या कहा गया था कि ये भाग है,
ठीक है। केशवानंद भारती केरल बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी जो उद्देशिका है हमारा वो बताया कि संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में अगर देखें तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है उद्देशिका में जो बुनियादी शब्द हैं, ठीक है, बुनियादी तत्व हैं, उन पे खड़ा है। यदि इसमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो हमारा ढांचा गिर जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 3 तरीके के न्याय हैं, 5 तरीके की स्वतंत्रता है। अगर इसमें से एक भी वर्ड हटा दिया जाता है, एक भी वर्ड, कोई भी वर्ड ले लीजिए, तो क्या होता है, हमारा सारा संविधान का ढांचा जो है ढह जाएगा। अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, अपना व्यक्तित्व, वो पहचान खो देगा, वो अपना व्यक्तित्व जो होगा और वो पहचान जो है वो कहीं गायब हो जाएगी संविधान की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है कहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी व्याख्या कहाँ पे दी गई है, सी में, है ना। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए क्या है, संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों, प्रस्तावना हमारी प्रियम्बल में जिन आदर्शों की बात की गई है उसके उद्देश्यों की रूपरेखा कहाँ पे है, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मूल अधिकार हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आपका, राज्य के नीति सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, जो ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, उनमें जो है सारी चीजें जो है व्याख्या, वो जो वर्ड्स थे उनको अब इलेबोरेट करके जो है उनकी व्याख्या की गई है। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं जब, तो बुक में कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत ही ले लीजिए, लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स में पार्ट्स होंगे, तो वो सारे चैप्टर्स और पार्ट्स हैं जो मेन मेन चीज़ें हैं कि बुक में होने क्या वाला है, क्या चीज़ें होंगी, वो चीज़ पहले ही होती है। ठीक है ना। और वही जो होता है, जो 2 पेज में 3 पेज में जो पूरी चीज़ें होती हैं, वही जो हमारा है क्या है, हमारी प्रस्तावना। यानी कि जब प्रस्तावना कोई पढ़ लिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर बुक में क्या होगा। समझ रहे हैं आप। तो ये किस में है, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, संविधान का क्या उद्देश्य है उसको प्रतिबिंबित करता है। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना तथा विचार, अब स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, विचार, मत, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा का अवसर प्रदान करना, प्रतिष्ठा और समानता का अवसर। ठीक है, कौन सा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, कौन सा, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता कौन सी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता 2 तरीके की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर बल दिया गया। ऐसा ना हो कि अपना डेवलपमेंट, अपना इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करना जो है करने की लोग कोशिश में रहें कि राष्ट्र का डेवलपमेंट जो है ना देखें, उसके आड़े आ जाए। ठीक है ना। तो किसी एक का डेवलपमेंट जो है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट से बढ़ के नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे बंधुत्व की भावना दी गई है, यानी कि जो है भाईचारे की भावना। इस प्रकार प्रस्तावना में निजी जो आदर्श हैं एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान के आगे जो मूल अधिकार है, राज्य के निदेशक तत्व हैं आपके, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक कर्तव्य, इन सारी चीज़ों में उसको एक्सप्लेन जो है किया गया, उसको वर्णन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। कौन सा एक है जो भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार है, संविधान की प्रस्तावना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और जो है संसद, तो आपका संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। भारत के संविधान में उद्देशिका कितने प्रकार के न्याय की व्याख्या करती है। मैं बार बार बता रही हूँ कि जो न्याय है वो 3 प्रकार के न्याय की है। कौन कौन सी है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, देखते हैं। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखते हैं इसको। तो देखिए भारतीय जो संविधान है उसकी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वो कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक। अब देखिए सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है।
जो आर्थिक न्याय है उससे क्या तात्पर्य है? आर्थिक न्याय का मतलब है आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक जो है बेस पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो राजनीतिक न्याय है वो क्या है? प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, समान राजनीतिक, तो क्या सभी लोग को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं भारत में? बिल्कुल है। ठीक है लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं तो वो हो ही रही हैं। ठीक है, तो प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। ये जो है राजनीतिक मतलब कोई भी अगर इलेक्ट होना चाहे, ठीक है ना, कोई भी अपने आप को जो है किसी जो है इलेक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कहीं कहीं पे कुछ स्टेट्स कुछ और नए चीज़ें ला रही हैं, एजुकेशन जो है इतना होना चाहिए, वो चीज़ें अब नहीं आ रही हैं। अदरवाइज सारे लोग जो है उनके पास जो है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? तो आर्थिक न्याय का किसमें किया गया है? उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, उद्देशिका में भी है ये चीज़ और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको गलत मत करिएगा। तो जो हमारा आर्थिक न्याय है, ठीक है, आर्थिक न्याय जो है कहाँ कहाँ पे है? उद्देशिका में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में दिया गया आमुख। ठीक है, पहला क्या है? न्यायालय में लागू नहीं होता। न्यायालय में लागू होता है आमुख, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट हमारा है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी बहुत उपयोगिता है। ठीक है, जब भी हम कहीं पे कंफ्यूज होते हैं, कहीं पे जो है कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, तो क्लियरिटी के लिए हम वहाँ पे हम अपने प्रियम्बल को पलटते हैं, हम अपने आमुख को पलटते हैं। ठीक है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। शासन करने के उद्देश्यों को क्या उद्देशित करता है? नेक्स्ट हमारे संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ये भी बिल्कुल सही है कि जो कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो जो हमारा सही उत्तर है, देखिए इसमें क्या है, अब ये एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका प्रियम्बल कहा गया है। तो आमुख कहूँ चाहे उद्देशिका बोलूँ चाहे प्रियम्बल बोलूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना, तीनों ही एक ही चीजें हैं। तो प्रश्न में उद्देशिका संबंधी चार कथन जो है, चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यदि जो है देखिए कोई भी विकल्प अन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल ओनली है ना, ओनली जो है जैसे कोई इसमें कोई ओनली नहीं लगा हुआ ना, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम मैक्सिमम कथन शामिल है। तो जो है ये सारे ही सही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है देखते हैं। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। तो क्या नहीं है सामाजिक समानता? ठीक है, तो देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा देश में कौन सही है, सही बताना है। ठीक है, तो ये कह रहा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सामाजिक समानता तो है ही। ठीक है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। तो क्या पहले से विद्यमान थी देश में सामाजिक समानता? देखते हैं। ये हमारा आपको पता है देश में सामाजिक समानता जो है नहीं थी पहले। ठीक है ना, और बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजंस हैं, ऐतिहासिक रीजन है, जो है ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसी घटनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ठीक है, तो बिल्कुल है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये होगा नहीं। तो हमारा सी जो है क्या है, सही है। एक्सक्यूज मी। देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता के अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो प्रस्तावना है उसमें भी सामाजिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है और हम शासन प्रणाली अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शासन प्रणाली। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको, हम नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, राजतंत्र व शासन की प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राज मुकुट धारण करता है। ठीक है, तो पहले हम ये देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के तंत्र। ठीक है, तो एक तो है हमारा राजतंत्र, इसमें क्या होता है, एक जो है राजा होता है, सारी पावर्स उसी राजा में होती हैं और उसके पास एक राज मुकुट होता है जो वो धारण करता है। ठीक है, वह आनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। आनुवांशिक उत्तराधिकार मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो पावर है वो ट्रांसफर होती रहेगी, तो ये वो है आनुवांशिक उत्तराधिकार। कुलीन जो है इसमें क्या होता है, अरिस्टोक्रेट, इसमें इनको कुलीन या अरिस्टोक्रेट भी कहा जाता है। कुलीन मतलब क्या होता है, जो उनका कुल उनके लोग हैं वही जो है। अरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है कि खुद ही वो पावरफुल हैं, उनकी जो जनरेशन है वो आगे जो है राजा बनेगी, बाकी किसी कोई और उसको चांस नहीं मिलेगा राजा बनने का।
यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से ही लोगों में निहित होती है। जो पॉलिटिकल पावर होती है, राजनीतिक सत्ता होती है, वो बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं होती, वो थोड़े ही लोगों में होती है और इसका वो प्रयोग करते हैं। तानाशाही जो है इसे अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। ठीक है, तानाशाही में डिक्टेटरशिप हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, आदमी सबको कंट्रोल करने लगता है, एक सिंगल जो राजा है वो सबको कंट्रोल करने लगता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है और जो बल के प्रयोग के माध्यम से भी अपने पद पर जो है अधीन रहता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे जो है कंट्रीज अभी भी हैं जहाँ पे जो है क्या है, ये वाला जो है ऑटोक्रेसी है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं अफ्रीका में, कहीं अभी आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि वो जीवन पर्यंत जो है उसी पोस्ट पे रहते हैं, वो वृद्ध हो जाते हैं फिर भी जो है वो राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो ऐसा उदाहरण भी है। देखिए प्रजातंत्र क्या होता है, वर्तमान समय में शासन की सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबकी सुनी जाती है। प्रजातंत्र क्या है, ज्ञातव्य है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ पे जनता में सत्ता निहित होती है, जो पावर होती है ना वो जनता के हाथ में होती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन होता है, जब चाहेंगे तो गवर्नमेंट को हटा देंगे, अगर वो अच्छा काम नहीं करती है तो उसको नहीं सपोर्ट किया जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो वो जो पावर होती है वो डेमोक्रेसी में जनता के हाथ में होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप होते हैं, जिनमें प्रमुख है हमारे संघात्मक शासन, एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों में व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय। तो देखिए जो हमारा ये संघात्मक, ये इसकी प्रणाली जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक एक ही चीज होती है, उनके कई रूप होते हैं। एक तो होता है संघात्मक या एकात्मक। ठीक है, संघात्मक और तथा एकात्मक। इन शासन प्रणालियों में व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। संघात्मक में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है। और एक होता है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। ठीक है, अब राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो देख लीजिए संप्रभुता है महत्व, उसके बिना राज्य जो है राज्य नहीं होता। अगर वो संप्रभुत्व तो नहीं है, उसकी जो है फॉरेन पॉलिसीज वो नहीं शेप करता, कोई और जाके बताता, उसको डिक्टेट करता, तो संप्रभुत्व नहीं होता। ठीक है, और क्या है जनसंख्या, जनसंख्या बिना राज्य होता है, नहीं होता। भूभाग होना चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए और सरकार या सत्ता होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। कोई भी राज्य है उसका अनिवार्य तत्व जो है वो संप्रभुता होती है, इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। वर्ष 1947 के पहले भी जो है पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिससे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होंगे वो शासन व्यवस्था को संचालन करेंगे। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। तो संसदीय शासन जो प्रणाली है उसको मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, कैबिनेट जो है सिस्टम कहा जाता है। और इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होगी। तो जो पार्लियामेंट होगा, जो संसद होगी, वो जो है लॉज को फॉर्मुलेट करेगी, वही जो है विधि को निर्माण करेगी। और इसमें जो है एक कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के प्रति संसद के प्रति जवाबदेह होती है। तो जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपने सारे कामों के लिए पार्लियामेंट को जो है क्या होता है, जवाबदेह होते हैं। और स्पेसिफिकली किसको होते हैं, लोकसभा को। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्त बहुमत तक रहता है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका का जो अस्तित्व है वो विधायिका में उसके विश्वास, जब तक विधायिका का विश्वास या बहुमत प्राप्त है तब तक जो है कार्यपालिका का अस्तित्व होता है। ठीक है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च जो सत्ता है जनता में निहित होती है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, जिसमें हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, उसमें समस्त कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका में राजनीतिक जो है प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें सत्ता क्या होती है, केंद्रीकृत होती है। ठीक है, तो आगे जो है ये हमारा हो गया और इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, आगे जो है क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।